उत्तर पूर्व दिशा जो है यानी कि ईशान कोण, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है। ब्रह्म स्थान ही वो स्थान है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा पूरे क्षेत्र के अंदर उसका वितरण होता है जी। तो ब्रह्म स्थान अगर आपका खुला रहेगा, स्वच्छ रहेगा और साथ ही साथ अगर ब्रह्म स्थान आपका हल्का रहेगा, वहाँ पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं आप, वहाँ पर सब कुछ खुला खुला है, तो सकारात्मक ऊर्जा जो है ये आराम से हर दिशा में और हर क्षेत्र में प्रवाह कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संत वाणी। यह है आपका विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु और मैं हूं शिल्पा ढींगरा। आज हम चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में। किस तरह वास्तु हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। क्या वास्तु में कुछ दोष ऐसे हैं जो हमारे जीवन को जो है नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं? क्या कुछ ऐसा है जिसके उपाय करके हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी ला सकते हैं? ये सब आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली के छात्र वास्तु एक्सपर्ट जतिन जी के साथ। तो आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर जतिन जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके बाद उनसे जानेंगे वास्तु के बारे में, चर्चा करेंगे वास्तु दोष के बारे में। नमस्कार जतिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जतिन जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं वास्तु के बारे में और आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि वास्तु क्या है, किस तरह हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है और हमारा जीवन वास्तु से किस तरह से प्रभावित होता है। जी बिल्कुल, देखिए वास्तु जो है ये कोई आज की नॉलेज या टेक्नोलॉजी नहीं है जी। ये प्राचीन काल से चलती आ रही है और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न भाग है। वास्तु कहती है कि आपके वातावरण की वजह से आपके ऊपर क्या क्या असर हो सकता है। अगर आप अपने सब चीज़ों को ठीक ऊर्जा को अगर सही से प्राकृतिक ऊर्जा का अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रवाह जो है उसको बढ़ने देते हैं नॉर्मल तरीके से, तो वास्तु के द्वारा आप ना सिर्फ सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि ऑल ओवर आपका डेवलपमेंट होता है। इसके कई सिद्धांत भी होते हैं। देखिए वास्तु के जो मुख्य सिद्धांत हैं वो तो ये कहते हैं कि पंच महाभूतों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश का संतुलन करना है। साथ ही साथ जो 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाओं और उनके जो प्रभाव हैं उसको भी वास्तु जो है वो देखता है। साथ ही साथ इसके आप अगर देखेंगे आगे तो वातावरण पे क्या असर पड़ेगा ये भी वास्तु के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्राकृतिक ऊर्जा ठीक है तो आप आगे जा कर के बढ़ावा मिलेगा आपको, आप ठीक चलेंगे। लेकिन अगर आपकी प्राकृतिक ऊर्जा के अंदर, उसकी सकारात्मक ऊर्जा के अंदर अगर कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, उसकी वजह से आपके और आपके आसपास के वातावरण में नेगेटिविटी फैल सकती है और वो नेगेटिविटी आपको कई तरह से प्रभावित कर सकती है। तो ऊर्जा के सकारात्मक प्रवाह को बढ़ावा देना ये वास्तु का सबसे बड़ा सिद्धांत है। जी, यह है वास्तु का सिद्धांत कि जो ऊर्जा का प्रवाह है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, उसी के माध्यम से हम जो है अपने जीवन में परेशानियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पता लगा सकते हैं। और तो जी कहिए। इसके अंदर और कई तरह के दोष भी होते हैं जिन दोषों को आप वास्तु के द्वारा ठीक कर सकते हैं। यहाँ दोषों का जिक्र आपने किया कि दोष होते हैं, तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप जानकारी दें कि क्या वास्तु दोष है, किस तरह हम जीवन को प्रभावित करते हैं और किस तरह हम उनका उपाय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कई ऐसे दोष हैं जिनका निवारण जो है वास्तु के द्वारा ही होता है जी। और इसके अंदर एक दोष होता है गुरुआदित्य दोष। ये गुरुआदित्य दोष को जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि वास्तु के अंदर मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। वास्तु शास्त्र में मुहूर्त देख करके ही कोई भी कार्यक्रम या कोई भी कार्य किया जाता है और आमतौर पर गृह आरंभ या गृह प्रवेश के लिए तो मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए गुरुआदित्य दोष को देखना पड़ता है। ये गुरुआदित्य दोष क्या होता है, सूर्य अलग अलग राशियों में हर मास स्थित होता है। तो सूर्य जब मीन राशि में स्थित होता है तब चैत्र मास होता है और जब सूर्य धनु राशि में स्थित होता है तब पौष मास होता है। इन दोनों ही राशियों में इन दोनों मासों में जब सूर्य गुरु की राशि में स्थित होता है तो उस समय हमारा गुरुआदित्य दोष बन जाता है। ये गुरुआदित्य की दोष की वजह से आप कोई भी शुभ कार्य या शुभ कर्म नहीं कर पाते हैं।
तो जब तक ये रहता है तब तक आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे, सिवाय इसके कि आप उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ संस्कार जो है ना, आप उसे कर सकते हैं, बट उसके अलावा कोई भी शुभ कार्य या शुभ मुहूर्त नहीं निकल पाता। जी, यानी जो मुहूर्त है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल। और ये जो दोष है गुर्वादित्य दोष, गुर्वादित्य जिसका दोष। जिक्र आपने किया, हाँ जी। कि इस अगर ये टाइम पीरियड चल रहा है गुर्वादित्य दोष वाला, तो इसमें शुभ कार्य नहीं होता है। यहाँ हम आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूँगी इसी को हम आगे करें कि गुर्वादित्य दोष में जैसे शुभ कार्य नहीं होता, तो क्या कोई और भी दोष इस तरह से है जो जीवन में प्रभाव डालता है? जैसे कई कार्य ऐसे हैं जो हमें घर लेना है, विवाह करना है, अब इस टाइम पीरियड में तो ये चीज़ें नहीं हो सकती गुर्वादित्य दोष में। क्या ऐसा कोई और भी दोष है, कोई और भी टाइम पीरियड है? नहीं, ऐसा कई टाइम पीरियड होते हैं, बट आम तौर पर हम जो है इसको ध्यान ये देते हैं कि हम अपने मुहूर्त निकाल करके काम करते हैं। जी। वास्तु के अंदर मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। जी, वास्तु में मुहूर्त का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है, आप ये कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि वास्तुशास्त्र में कुछ तिथियां होती हैं जो इसके माध्यम से हम अपने जीवन का को चला सकते हैं, या उन तिथियों का कुछ खास महत्व हो? जी हाँ, बिल्कुल। जी, उसके वास्तुशास्त्र बारे में में बताएं। तिथियों की अभी काफ़ी महत्व होता है। सबसे पहली बात ये है कि वास्तुशास्त्र के अंदर 2-3 प्रकार की तिथियां होती हैं। एक तो वृद्धि तिथि होती है, एक क्षय तिथि होती है, और साथ ही साथ एक नॉर्मल तिथि होती है। अब देखा ये जाता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में, वैदिक पंचांग में, सूर्य जब तक उदय नहीं हो जाता तब तक हम अपने घंटों की काउंटिंग जो है वो बरकरार रखते हैं, लगातार चलती रहती है। और जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है उसमें से 24 घंटे माइनस करके आप बाकी का समय लिख देते हैं। वृद्धि तिथि के बारे में अगर हम बात करें तो जो तिथि सूर्योदय शुरू होने से पहले शुरू हो जाए और एक दूसरे सूर्योदय को भी देखे, यानी कि वो तिथि जो 2 सूर्योदय देखे, उसे हम वृद्धि तिथि कहते हैं। वहीं पे क्षय तिथि वो तिथि होती है जो सूर्योदय होने के बाद स्टार्ट हो, यानी कि शुरू हो, लेकिन दूसरे सूर्योदय होने से पहले ही ख़त्म हो जाए, यानी समाप्त हो जाए। जिस तिथि ने एक भी सूर्योदय ना देखा हो उसे हम क्षय तिथि कहते हैं। अब क्षय तिथि के अंदर तो शुभ मुहूर्त कभी भी नहीं निकलता है, वर्जित होता है। लेकिन वृद्धि तिथि में हम फिर भी एक बारी अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो तो शुभ मुहूर्त निकाल करके शुभ कार्य कर भी सकते हैं। जी, तो ये तिथियां होती हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि किस टाइम पीरियड में हमें काम करना है, अच्छे कार्य करने हैं या नहीं करने हैं। इसके बारे में आपने शुरू में जिक्र किया था पंच महाभूत का। हाँ जी। तो मैं चाहूँगी उसके बारे में आप जानकारी दें कि पंच महाभूत है क्या, क्या इसका प्रभाव होता है जीवन में, वास्तु में किस तरह इनकी इम्पोर्टेंस है? देखिए, पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, वास्तु की सारी अवधारणा जो है वो इन 5 महाभूतों पर ही आधारित है। जी। तो बेसिकली इन्हीं का संतुलन करना ही वास्तुशास्त्र कहलाता है। अगर हम इसको संतुलित कर सकें, इन 5 तत्वों को, जो कि मानव जीवन पर बहुत प्रभावित करते हैं उसको, मानव जीवन जो है वो बेसिकली मूल तत्व, इन्हीं मूल तत्वों के ऊपर ही उसका निर्माण होता है। और वास्तु का भी जो सारा का सारा सिद्धांत है वो इन्हीं 5 तत्वों के ऊपर आधारित है। इन 5 तत्वों का संतुलन जो है वो भवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो है वो बढ़ाता है। और अगर ये संतुलित ना हो तो जीवन में अनेका प्रकार की हमारे को दिक्कत या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, तो इस तरह से वास्तु में इन चीज़ों का असर होता है। पंच महाभूत का अगर मैं कहूँ जो है वो मेन चीज़ें हैं। हाँ, इसके माध्यम से ही हम अपने जीवन को भी चला सकते हैं, अपने जीवन की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को जान सकते हैं। दिशा का भी वास्तु में खास स्थान होता है कि किस दिशा में कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपसे एक पर्टिकुलर दिशा के बारे में बात करना चाहूँगी। फिलहाल मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी उत्तर पूर्व के बारे में। जैसे तो बहुत दिशाएं हैं, पर मेरा जो मेन सवाल है आपसे वो उत्तर पूर्व दिशा के लिए है कि ये जो दिशा है ये वास्तुशास्त्र में किस तरह से इस दिशा को देखा जाता है? ये जो दिशा है ये आध्यात्म की दिशा है, ये देवताओं की और दिव्य शक्तियों की दिशा है। इसके अंदर जब आप बात करते हैं तो बेसिकली आध्यात्म जो है ये क्या है, सूर्य की पहली किरणें जो हैं वो इसी दिशा पर पड़ती हैं। तो ये दिशा सूर्य की पहली किरणों को ग्रहण करती है। यही दिशा है जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का
जो प्रमुख माध्यम है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर, आपके कार्यस्थल के अंदर प्रवेश करती है। तो इस दिशा के अंदर अगर हम इस दिशा को खुला रखें, स्वच्छ रखें, भार मुक्त रखें, तो सकारात्मक ऊर्जा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके भवन के अंदर प्रवेश कर पाएगी और सकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके जीवन के अंदर साकारता आएगी। यदि यहाँ पर भारी निर्माण हम कर दें, सीढ़ियाँ बना दें या शौचालय रख दें या कोई भी ऐसा काम करें जिससे प्राकृतिक इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो है वो बाधित हो जाए, तो इसकी वजह से आपको मनुष्य जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक सौहार्द में दिक्कत आ सकती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आ सकती है। तो उत्तर पश्चिम दिशा जो है उत्तर पूर्व दिशा जो है यानी कि ईशान कोण, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है। जी हाँ, ये जो ईशान कोण है ये संवेदनशील जगह है। यहाँ आपने स्थान को खाली रखने का जिक्र किया, तो एक हमारे घर में या कार्यस्थल में हर जगह एक स्थान का जिक्र किया जाता है, ब्रह्म स्थान, जिसे अक्सर जब हम अपने घर का वास्तु दिखाते हैं तो ये स्थान, इस शब्द का जिक्र होता है, ब्रह्म स्थान का। तो इसके बारे में जानकारी दें कि इसमें क्या रखना चाहिए, क्या इसे खाली रखना चाहिए, या किस तरह हम इसकी इम्पोर्टेंस से, इसके प्रयोग से अपने घर में, अपने कार्यस्थल पे पॉजिटिविटी ला सकते हैं। देखिए, ब्रह्म स्थान जो है ये आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र होता है जी, क्योंकि ये घर का मध्य है। ये किसी भी जगह का, आपका घर हो, कार्यस्थल हो, कोई भवन हो, कुछ भी हो, उसका जो मध्य, उसका जो बिल्कुल केंद्रित स्थान है उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान ही वो स्थान है जहाँ से सकारात्मक ऊर्जा पूरे क्षेत्र के अंदर उसका वितरण होता है जी। तो ब्रह्म स्थान अगर आपका खुला रहेगा, स्वच्छ रहेगा और साथ ही साथ अगर ब्रह्म स्थान आपका हल्का रहेगा, वहाँ पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं आप, वहाँ पर सब कुछ खुला खुला है, तो सकारात्मक ऊर्जा जो है ये आराम से हर दिशा में और हर क्षेत्र में प्रवाह कर सकती है। और इस सकारात्मक ऊर्जा के चलने से आपके बाकी के जो कार्य क्षेत्र हैं उनमें भी आपको लाभ मिलता है। जी हाँ, ये तो हो गया ये जिक्र कि ब्रह्म स्थान को किस तरह से रखना चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप एक आम भाषा में ये बताएं कि ब्रह्म स्थान को कौन सी जगह है जिसे ब्रह्म स्थान कहा गया है। जैसे अगर किसी का घर है तो वहाँ पे कौन सा ब्रह्म स्थान होगा? देखिए, ब्रह्म स्थान आपके घर का बिल्कुल मध्य का क्षेत्र होता है जी। जब आप अपने घर की चार दीवारी में खड़े होते हैं तो जब आप बिल्कुल सेंटर ऑफ पॉइंट जो आपका है घर का, यानी घर से एंट्री करने की नहीं, आपके घर में जब आप एंटर कर गए उसके बाद आपका घर अगर 20 फुट चौड़ा है तो वो 20 फुट चौड़े के अंदर आप जब 10 फुट के अंदर खड़े होते हैं, यानी कि बिल्कुल घर के बीचों बीच खड़े होते हैं, तो उसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। अगर आपका मकान, आपका भवन, आपका कार्यस्थल बड़ा है, छोटा है, जो भी है, लेकिन उसके जो बिल्कुल मध्य का पॉइंट है हम उसे ही ब्रह्म स्थान कहते हैं। और ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला, स्वच्छ और हल्का ही रखना चाहिए। जी, ये तो एक स्थान की बात हो गई। हाँ, लेकिन कई और भी जगहें होती हैं जिन पे अलग चीज़ें रखने का महत्व होता है कि यहाँ इस तरह का सामान रखना चाहिए, वहाँ इस तरह का। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से संतुलन किस तरह बिठाया जाए कि कई बार ये होता है कि फ्लैट सिस्टम है, यहाँ पे तो मतलब जगह के हिसाब से हम सामान रखते हैं कि भाई हमारे लिए, हमारे सोफ़े के लिए ये जगह परफेक्ट है तो हमने यहाँ रख दी। तो ऐसी स्थिति में संतुलन को किस तरह से देखेंगे आप? किस तरह संतुलित करें इन चीज़ों को कि वास्तु का असर भी कम हो, अगर कोई दोष है वास्तु का तो उसका असर भी कम हो, तो उसके बारे में जानकारी दें। वास्तुशास्त्र में संतुलन का सिद्धांत जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बेसिकली वास्तुशास्त्र में पंच महाभूतों यानी कि अग्नि, जल, वायु और आकाश, दिशाओं, भार, प्रकाश, वायु और ऊर्जा, इन सब का जो प्रवाह है उसका संतुलन करना होता है। अगर ये संतुलन हम बना सकें और इन सब तत्वों को हम संतुलित मात्रा में अपने घर के अंदर, अपने आसपास के वातावरण में संतुलित करके रख सकें, तो वास्तु जो है वही आपको लाभकारी फल देता है।
जी हाँ, मतलब वास्तु के हिसाब से हमें जो है अपनी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। हमें एक वास्तु एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए जब भी हम अपने घर में चीज़ों को मैनेज करें कि हमें किस तरह से इसको कहाँ रखें ताकि उसका पॉजिटिव असर हमें मिल सके। बिल्कुल। यहाँ मेरा अगला सवाल है कि ये तो घर के अंदर की चीज़ें हो गई, लेकिन कई जगहें ऐसी होती है जब हम लैंड की बात करें, अगर हम ज़मीन की बात करें, तो जब हम ज़मीन लेते हैं, अपना घर लेते हैं, तो ऐसी क्या कोई ख़ास जगह भी होती है जो हमें लेना नहीं चाहिए? हमें कोई ज़मीन होती है, उसको क्या कहा जाता है और उसको क्यों नहीं लेना चाहिए? कई ज़मीनें ऐसी भी होती होंगी जिस पे घर बनाना, मतलब निवास करना अगर मैं कहूँ तो सही नहीं है, तो उसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि वास्तु में आपको 5 प्रकार की ऐसी भूमि का वर्णन मिलता है जिन पर आपको निवास नहीं करना चाहिए। जी। हम उसे वास्तुशास्त्र के अंदर त्याज्य भूमि कहते हैं, यानी कि जिस भूमि को आपको त्याग देना चाहिए। तो ऐसी ही एक भूमि होती है नदी के कटाव वाली। अगर आप नदी के कटाव वाली भूमि में निवास करते हैं तो आपके जो पुत्र होते हैं वो या तो मूर्ख होते हैं या मृत उत्पन्न होते हैं, यानी कि मरे हुए पैदा होंगे अगर आप ऐसी भूमि पर निवास कर रहे हैं। जी। अगर आप गड्ढे वाली भूमि में निवास कर रहे हैं तो आपके पुत्रों को ये असत्यवादी कर देती है, यानी कि वो झूठ बोलना और गलत कार्यों को करना शुरू कर देंगे। ऐसी ही एक भूमि होती है जिस भूमि के मध्य में पत्थर होता है। अगर भूमि के मध्य में पत्थर हो और आप ऐसी भूमि पर निवास करते हैं तो ये भूमि आपके पुत्रों को दरिद्र करती है, यानी कि आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो जाता है। ऐसी ही एक और भूमि होती है जिसे हम कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी भूमि, जो सीधी ना हो। ऐसी भूमि पर अगर आप निवास करेंगे तो ये आपके पुत्रों को, आपके पशुओं को रोग पीड़ित कर देती है। और साथ ही साथ एक और भी प्रकार की ऐसी भूमि होती है जिस पर निवास नहीं करना चाहिए। इन भूमि पर अगर आप निवास करेंगे तो आपके पुत्र को प्रॉब्लम आएगी। जी, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी संतान जो है वो अच्छा ग्रो करे जीवन में, उनको जीवन में कोई परेशानियां ना हो, तो हमें भूमि का चयन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस 5 बिल्कुल। तरह की भूमि को नहीं चुनना चाहिए। ये तो भूमि की बात हो गई। अब हम बात करते हैं घर की। जो मेन हमारी एंट्रेंस होती है, मेन गेट अगर मैं कहूँ, घर का जो मुख्य द्वार है, उसको हम किस तरह से स्थापित करें कि हमारे घर में पॉजिटिविटी आए? क्योंकि सबका जो है घर जब हम लेते हैं तो हमारा पहला ख्याल यही होता है कि हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे, अच्छा धन धान्य आए, हमारा घर हर तरीके से, हर खुशी से जो है पूर्ण रहे। तो उसके बारे में आप बताएं कि मेन डोर जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वास्तु किस तरह से इस मेन डोर को जो है प्रभावित करता है कि इससे पॉजिटिविटी आए हमारे घर में? देखिए, वास्तु के अंदर ना मुख्य द्वार के बारे में 3 तरह के मुख्य द्वार बताए गए हैं। एक तो होता है आपका सव्य द्वार, एक होता है अपसव्य द्वार और एक होता है उत्संग द्वार। अब ये उत्संग द्वार जो होता है, जब आप किसी भी घर के अंदर या आप प्लॉट के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो एक बाउंड्री वॉल होती है। तो अगर आप बाउंड्री वॉल के गेट से एंट्री कर रहे हैं और आपका मुख्य द्वार या अंदर का डोर जो है वो आपका बाउंड्री वॉल के गेट के सामने ही हो, तो हम उसको कहते हैं उत्संग द्वार। ऐसा द्वार जो होता है ये वास्तु में शुभ प्रभाव देता है। इसकी वजह से आपके घर में ग्रोथ होती है, आपको जीवन में जीत की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ ये आपके सौभाग्य में भी वृद्धि देता है। ऐसा ही दूसरा एक और द्वार होता है जिसे हम कहते हैं सव्य द्वार। इस सव्य द्वार जब आप बाउंड्री वॉल के गेट से एंट्री करें तो आपका घर का डोर या मुख्य द्वार जो है, अगर आप राइट साइड पे है तो उसको हम सव्य द्वार कहते हैं। ये द्वार भी शुभ फल देता है। इसके वजह से आपके घर में धन धान्य और संपूर्णता रहती है, आपके पुत्र और पौत्र की ग्रोथ होती है, आपके घर में खुशियों का ताना लगा आगमन रहता है। लेकिन अब हम अगर बात करें, 2 और भी द्वार होते हैं जी। एक होता है अपसव्य द्वार। ये अपसव्य द्वार कौन सा है? जब आप बाउंड्री वॉल के गेट से एंट्री करें तो आपके घर का अंदर का डोर या मुख्य द्वार जो है वो अगर लेफ़्ट साइड पे है तो हम उसे अपसव्य द्वार कहते हैं। ये अपसव्य द्वार जो है ये शुभ फल नहीं देता है। इसके रिजल्ट्स के अंदर आपको स्लेवरी ऑफ वुमेन, यानी कि औरतों की गुलामी करनी पड़ेगी। आपके धन धान्य का नाश होगा और आपको इसके अंदर कई प्रकार की बीमारियां होने का भी आशंका होती है। और इन सब से हट कर के एक और द्वार होता है। वो द्वार कौन सा है?
जब आप बाउंड्री वॉल के गेट से एंट्री करें और आपके घर की एंट्री या मुख्य द्वार जो है वो सामने की जगह पीछे की तरफ हो, यानी कि बैक साइड पे हो, तो ऐसा द्वार जो होता है ये बहुत ज़्यादा अशुभ फल देता है। ये अशुभ ही माना जाता है और इसका कोई ठीक भी नहीं कर सकते। यानी मतलब इसको ठीक करना एक मैं कहूँ नामुमकिन है। हाँ। तो ये सही होगा कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये तो द्वार की बात हो गई। मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि भूमि जब हम खरीदते हैं तो क्या वास्तु में कोई ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिसके ज़रिए हम अपनी भूमि का परीक्षण कर सकें कि ये हमारे लिए कितनी अच्छी रहेगी, क्या ये फलदायी होगी, क्या हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव प्रभाव आएगा, पॉजिटिव आएगा? तो इसका परीक्षण किस तरह से किया जाए, भूमि परीक्षण अगर मैं कहूँ तो उसके बारे में जानकारी। देखिए, भूमि वास्तुशास्त्र के अनेक ग्रंथों में अनेक प्रकार से भूमि परीक्षण का वर्णन किया गया है, लेकिन आजकल के संदर्भ में उन परीक्षणों को करना संभव नहीं हो पाता है। तो आजकल के समय में हम 4 प्रकार से भूमि परीक्षण करने की सलाह देते हैं जी। अगर आप जिसमें पहली सलाह ये रहती है कि अगर आप कोई भूमि लेना चाहते हैं तो उस भूमि पर 2 से 4 साल के किसी बच्चे को साथ लेकर के चले जाएं। वो बच्चे को वहाँ पर आप खेलने के लिए छोड़ दें। अगर वो बच्चा उस भूमि पर हंसता खेलता रहे तो इसका मतलब कि यह भूमि अच्छी है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ही एक और तरीका है हमारा कि हम उस भूमि के ऊपर जाकर के बैठें। अगर बैठने के ऊपर हमें उसमें सकारात्मक विचार आ रहे हैं तो हमारे लिए वह भूमि अच्छी है जी। और ऐसी भूमि जिसके ऊपर आपको गायें या अधिक या अन्य पशु चरते हुए दिखाई दें तो वह भूमि भी आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है। और इसके अलावा अगर आप किसी भूमि पर जाकर के खड़े हों, आपको अच्छे विचार आ रहे हैं, आपको हल्की नींद आने लग जाए या आपको मन को एक सुकून सा मिलने लगे तो वह भूमि भी आपके लिए शुभ फलदायक होती है। यानी कोई भी भूमि का अगर चयन करना है तो उसकी पॉजिटिविटी चेक करने के लिए हमें कुछ समय उस भूमि पर बिताना पड़ेगा, वहाँ रुकना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे विचार किस तरह से, हमारे को अच्छे विचार आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या हमें वहाँ सुकून मिल रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तभी हम उस भूमि का चयन करें, अन्यथा हम इस भूमि का त्याग कर दें। मैं आपसे यहाँ एक और सवाल करना चाहूँगी कि अगर कोई जो भूमि है, मतलब ये तो हो गया हमारे घर का जिक्र, हमारे व्यवसाय भी होते हैं, तो क्या अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग प्रकार की भूमि होती है या कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट है वास्तु में? वास्तु में 4 प्रकार की भूमि होती है। ब्रह्मांडी भूमि जो होती है ना, इसकी मिट्टी जो है ये सफ़ेद रंग की होती है ये, और इसके अंदर एक अच्छी सी इसकी मिट्टी में से जो एक महक उठती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है। जैसे अन्न की महक होती है ना, वैसी महक होती है इस मिट्टी में। और ये भूमि जो है ये सभी प्रकार के लोगों के लिए, रहने के लिए, काम करने के लिए अच्छी भूमि मानी जाती है। ऐसी ही दूसरी प्रकार की भूमि होती है हमारी वैश्य भूमि जो होती है इसका रंग भी जो थोड़ा है गेहुआ टाइप का होता है और इसके अंदर भी हल्का सा कड़वापन सा होता है, लेकिन ये भूमि भी अच्छी होती है। ये बेसिकली व्यापारियों के लिए अच्छी भूमि होती है। यहाँ पर इस भूमि पर आप व्यापार करें तो काफ़ी अच्छे तरह से व्यापार फलीभूत होगा जी। और तीसरे प्रकार की भूमि होती है हमारी क्षत्रिय भूमि जो होती है ना, इसकी मिट्टी लाल रंग की होती है। ये थोड़ा सा कसैला स्वाद होता है और इस भूमि के ऊपर अगर आप निवास करें तो आप सारे लोग निवास नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जो लोग क्षत्रिय हैं, यानी कि जिनका कार्य जो है लोगों की, समाज की सेवा करना है, जैसे पुलिस वाले हुए, मिलिट्री वाले हुए, इस टाइप के इंस्टीट्यूट वाले या इस टाइप के लोग जो हैं वो ऐसी भूमि पर निवास करें तो ये उनके लिए काफ़ी फलदायक होती है। और चौथी प्रकार की एक भूमि होती है शुद्रा। ये भूमि की मिट्टी जो होती है ना, ये काले रंग की होती है और इसके अंदर से एक बहुत तीव्र टाइप की गंध भी आती है। ये भूमि किसी भी प्रकार से किसी के भी रहने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। जी। तो ये तो भूमि के प्रकार हो गए कि किस तरह हमें भूमि का चयन करना चाहिए। 4 प्रकार की जो भूमि आपने बताई, इनमें से हमें अपने व्यवसाय के हिसाब से चुनना चाहिए कि हमारे व्यवसाय के अकॉर्डिंग कौन सी भूमि हमारे लिए सही रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जतिन जी, आप हमारे कार्यक्रम पे आए, इतनी जानकारी दर्शकों के साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह वास्तु की मदद से आप भूमि का चयन कर सकते हैं। वास्तु में किस तरह भूमि को बताया गया है कि अगर आपका व्यवसाय अलग है तो आपके लिए भूमि भी अलग होगी। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।